नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको भी 2025 में हाई स्कूल का पेपर देना है तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 10th 2025 के लिए मैथ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपके पेपर में सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न पत्र आने वाला है, इसलिए एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सावधानीपूर्वक हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को आपको समझाते हैं। ठीक है, बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है। पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिएगा, पेपर का कोड है 822 AB, पूर्णांक 70 का दिया गया है, समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। एकदम न्यू पैटर्न पर बेस्ड ये पेपर है। आप सभी को निर्देश पढ़ना है तो वीडियो को रोक करके ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेम आपको ऐसा ही पेपर बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पे खंड आ आप सभी का आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें से पहला प्रश्न है कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होता है दोस्तों, उन दोनों का HCF हमेशा 1 आता है। यानी सहअभाज्य संख्याओं का HCF क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। पहले इसको चेक करते हैं। तो 18 और 25 का HCF हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 18 और 25 का HCF निकाल लेते हैं। कितना आता है, 18 एकम 18, 25 में से 18 गए 7, फिर 7 से 18 में भाग दे देंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, 18 में से 14 गए 4 आया, 4 से 7 में भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 7 में से 4 गए 3 आया। ठीक है, अब 3 से 4 में भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 4 में से 3 गए 1, 1 से 3 में भाग देंगे। आप सभी लोग देखते हैं, ये भाग विधि से मैं HCF निकाल रहा हूँ, आप कोई दूसरा तरीका भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप सभी का HCF क्या आएगा, HCF आपका आ गया 1। तो देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन जो है इसका HCF क्या आ गया, 1 आ गया। यानी 18 और 25 का HCF जो है आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो इसका मतलब 18 और 25 क्या है, एक सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पहला वाला। बाकी आप चाहे जिस ऑप्शन का HCF निकाल करके देख लीजिए, आपका 1 नहीं आएगा। जैसे 5 और 15 का चलिए निकालते हैं। देखिए 5 और 15 का, तो 15 में 5 से भाग दे देते हैं, 3 बार गया, पूर्णतः भाग चला गया, तो HCF क्या हो गया, 5 हो गया। यानी 5 और 15 का मासा क्या आया, 5 आया। तो इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। 7 और 21 को देखिएगा, 21 में 7 से भाग दे देंगे, 3 बार चला जाएगा, और इसका HCF यानी मासा क्या आया, 7 आया। इसका मतलब यह भी अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याओं का युग्म वो होता है दोस्तों जिसमें दोनों संख्याओं का मासा निकालने पर हमें मासा हमेशा 1 मिलता है, बाकी कोई संख्या नहीं मिलेगी। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग है। इसका मतलब ये है, प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि 144 का सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए 144 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, देखिए 2 से इसको काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 त्याई 6, 2 छंग 12। ठीक है, अब 2 18, 2 नियम 18, 3 तिक्को 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब ये कह रहा है कि घातों का योग है, गुणनखंड की घातों का योग है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 है ना, तो 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो घातों का योग यानी 4 और 2 का योग किसके बराबर हुआ, 4 और 2 का योग हुआ 6 के बराबर। तो आंसर आपका क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा। ठीक है, 6 देखिएगा, यानी ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म दो, यहाँ पे 2 समीकरण युग्म दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि किस मान के लिए इसका एक अद्वितीय हल होगा। तो सबसे पहले मैं अद्वितीय हल वाला आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। ठीक है, अद्वितीय हल का देखिए मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ आप सभी को। तो देखिए, अद्वितीय हल का फॉर्मेट क्या होता है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी A1 और A2 का मान जो है वो B1 और B2 के बराबर नहीं होगा, तभी एक अद्वितीय हल हमको मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, आप देखिएगा यहाँ पे A1 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, A1 की वैल्यू यहाँ पे 1 दी गई है। ठीक है, B1 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, -2 दिया गया है, लिख लिए। ठीक है, अब A2 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 3 दी गई है। B2 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, यम दी गई है। ठीक है, चलिए प्रतिबंध लगाते हैं, A1/A2 यानी A1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/A2 की जगह पे 3 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो B1 की जगह पे क्या लिखेंगे, -2/B2 की जगह पे क्या लिखेंगे, यम।
ठीक है, तिर्यक गुणा करते हैं तो यम इज़ नॉट इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 6। इसका मतलब ये है कि यम की वैल्यू जो है वो किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, माइनस के 6 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यम की वैल्यू जो है वो किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, माइनस के 6 के। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं चौथे प्रश्न पे। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है इन दो समीकरणों का हल क्या होगा। तो समीकरण आपको हल करना हो तो कर सकते हैं, बाकी आप डायरेक्ट हल करने से अच्छा तो मैं यही कहूँगा कि जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको समीकरण में लिख करके देख लो। अगर ये सत्यापित तो हो रहा है तो इसका मतलब वही आंसर है। एक्स की जगह पे एक्स लिख दो, वाई की जगह पे वाई लिख दो। चलिए देखिए, नहीं हम हल ही कर लेते हैं। जैसे पहला समीकरण है 2x + 3y बराबर का 18 और दूसरा है x - 2y बराबर का 2। चलिए प्रतिस्थापन विधि से करते हैं तो इसको हम उधर भेज देते हैं तो x बराबर 2 + 2y हो गया। ये आपको x की वैल्यू मिल गई, इसको समीकरण 3 मान लो। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। और समीकरण 3 से जो वैल्यू मिली है इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। तो 2 गुणे x की जगह पे लिख देंगे 2 + 2y, ठीक है, प्लस 3y बराबर में क्या है 18। तो 18 लिख दिए। 2 का अंदर गुणा करो 4, 2 दूनी 4y + 3y बराबर में 18 आ गया। ठीक है, अब 4y 3y जुड़ के हो गया 7y और इसको उधर भेजेंगे तो 18 से 4 घट जाएगा, बचेगा 14। तो y बराबर आपको क्या मिला, 2 मिला। अब y की वैल्यू आपको x में रख देना है। तो x बराबर 2 + 2 गुणे y की जगह पे 2 लिख देंगे। तो x बराबर क्या मिलेगा, 2 + 4। तो x बराबर आपको क्या मिलेगा, 6। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2। तो देखिएगा x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 2 कहाँ पर है, यानी पहला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चौथे का ए नंबर आपका सही है। चलते हैं पाँचवें प्रश्न पे। देखिए पाँचवा प्रश्न आप सभी के सामने है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होंगे वाला प्रतिबंध मैं पहले आपको दिखाता हूँ। देखिए अनेक हल वाले में क्या होता है कि a1/a2 जो है वो बराबर होता है b1/b2 के और बराबर होता है c1/c2 के। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको लिखते हैं। देखिए यहाँ पे a1 आपको क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो a1 बराबर 1 लिख देंगे। ठीक है, b1 आपको क्या दिया गया है, k दिया गया है। तो b1 आप लिख देंगे k। ठीक है, उसके बाद c1 आपको दिया गया है 1, तो c1 लिख देते हैं 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a2 आपको दिया गया, सॉरी ये क्या दिया गया है, a2। तो a2 लिखते हैं। a2 की वैल्यू आपको दी गई है k, तो k लिख देते हैं। और b2 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 1, तो 1 लिख देते हैं। और c2 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, k²। ठीक है, c2 की वैल्यू क्या दी गई है, k², तो इसको k² लिख देते हैं। अब देखिए प्रतिबंध क्या कहता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 के किस मान के लिए इसके अनेक हल होंगे। तो चलिए रखते हैं। a1 की जगह पे क्या है 1, a2 की जगह पे लिख देंगे k बराबर में b1 की जगह पे k, b2 की जगह पे क्या लिख देंगे 1 बराबर में c1 की जगह पे 1, c2 की जगह पे k²। देखिए एक बार इन दोनों को ले लीजिए और एक बार इसको और इसको साथ में ले लीजिए, किसी को भी ले सकते हैं। आपको k की वैल्यू निकालना है, किसी भी तरह निकाल लीजिए। इसको इसके बराबर लेंगे तो k का स्क्वायर गुणा करेंगे, k² बराबर 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा। अब स्क्वायर का उधर पक्षांतर करेंगे तो k की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 का अंडर रूट, यानी k बराबर +-1। आपको आंसर मिल चुका है, फालतू टाइम वेस्टिंग से कोई मतलब नहीं। तो इसका कौन सा सही होगा, +-1, यानी ऑप्शन बी आपका इसका एकदम करेक्ट होगा। अब देखिए छठवां प्रश्न है आप सभी के सामने। ऐसे ही आपको एग्जाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने हैं दोस्तों, टाइम वेस्टिंग ज़्यादा नहीं करनी है। कोशिश ये करना है कि प्रश्न को जल्दी से जल्दी निपटाना है। देखिए छठवां प्रश्न है, आपको दिया गया है 1/x² - 2 बराबर 1/7 है। तो x का मान आपसे पूछा गया है। तो तिर्यक गुणा कर दो, x² - 2 बराबर 7। तो x² बराबर 7 + 2, यानी x² = 9 हो गया। तो x की वैल्यू +-3 हो जाएगा। स्क्वायर उधर जाएगा तो 9 का अंडर रूट होगा, +-3 आपको आंसर मिल जाएगा। तो यानी ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो भाई लाइक शेयर करते जाना। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र, देखिएगा पहले इसको चित्र बनाते हैं ऐसे सवाल को करने के लिए। देखिए एक वृत्त है, ठीक है, जिसका व्यास क्या दिया गया है आपको, AB दिया गया है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का व्यास AB आपको दिया गया है। अब बोल रहा है वृत्त का केंद्र यानी O जो है वो उसके निर्देशांक क्या हैं, 2, -3 ये निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है, और B के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 1,
4। अब पूछ रहा है दोस्तों ए का निर्देशांक क्या होगा। ए का निर्देशांक तो आप जानते हैं दोस्तों कि ये ओ जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, यानी ओ का निर्देशांक जो है उसमें मध्य बिंदु का सूत्र लगा देते हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, सूत्र में लिख करके रखा हूँ। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2 ये होता है। ठीक है, तो ए का हम मान लेते हैं निर्देशांक है x1 कामा y1 मान लिए। ठीक है, और बी के निर्देशांक और देखिएगा x1 कामा y1, x2 आपका 1 हो जाएगा और y2 आपका 4 हो जाएगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए हैं, है ना। तो देखिए फार्मूला लगाते हैं, x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2 यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक जो हैं ये फार्मूला हो गया। ये किसके बराबर होगा, 2 कामा -3 के। यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए x1 + x2 की जगह पे क्या लिखेंगे 1, तो 1 लिख दीजिए बटे 2 कामा y1, तो y1 को लिख देंगे y1 + y2 की जगह पे क्या लिख देंगे 4 लिख दिए बटे में 2 लिख देंगे। ठीक है, और ये बराबर किसके है 2 कामा -3 के। ठीक है, अब देखिए इसको आपको इसके बराबर ले लेना है और इसको इसके बराबर ले लेना है। तो x1 + 1/2 = किसके ले लिए 2 को, तो इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं इसके नीचे 1 लगा के। तो x1 + 1 बराबर 4 आ जाएगा। तो x1 बराबर क्या आएगा, 1 को उधर भेजेंगे तो 4 में से 1 घटेगा 3 आ जाएगा। x1 की वैल्यू आपको 3 मिल गई है और इस वाले को इसके बराबर ले लेते हैं, यानी y1 + 4/2 जो है वो बराबर किसके है -3 के। तिर्यक गुणा करेंगे तो y1 + 4 बराबर 3 दूना 6 यानी -6। तो y1 बराबर -6 - 4, तो y1 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी -10, यानी x1 आपको मिल गया 3 और y1 आपको मिल गया -10। तो आपका आंसर क्या होगा 3 कामा -10। 3 कामा -10 कहाँ है, डी वाले ऑप्शन में, यानी आपका डी सही हो जाएगा। 7वें का ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 8वें प्रश्न पे। देखिएगा एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल रहा है यदि यदि 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हों तो k का मान क्या होता है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा रूल बता दूं। रूल क्या होता है कि अगर मूल बराबर होते हैं तो विविक्त कर का मान यानी b² - 4ac जो है किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो b² - 4ac किसके बराबर होगा, 0 के, है ना। b² - 4ac बराबर किसके होगा, 0 के। तो b² यानी b की वैल्यू क्या है -12, तो -12 का स्क्वायर -4 गुणे ए की जगह पे क्या है 3, तो 3 लिख दो, गुणे सी की जगह पे क्या है k, तो k लिख दो, बराबर में लिख दो 0। यहीं से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए इसका वर्ग करेंगे 144 आ जाएगा, -4 × 12 k हो जाएगा, बराबर में 0। इसको इधर ले लो तो 144 बराबर क्या मिला 12k, तो k बराबर आपको मिलेगा 12। ठीक है, इस 12 का इधर पक्षांतर करोगे तो 144 में 12 का भाग हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा 12। तो 8वें का आपका करेक्ट आंसर क्या है, 8वें का ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है, 2 आकृतियां जिनके आकार समान हों परंतु आमाप आवश्यक रूप से सामान्य ना हों क्या कहलाती हैं। देखिए आपसे ये कह रहा है कि ऐसी 2 आकृतियां दी गई हैं जिनके आकार समान हों परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान नहीं, यानी दिखने में एक जैसी हैं लेकिन जरूरी नहीं कि सेम उसकी माप है। तो ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं। आप समरूपता पढ़े होंगे तो जानते होंगे, इसमें कोई ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। देखिए 10वां प्रश्न है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपको दी गई हैं, ध्यान दीजिएगा ये प्रमेय से एक प्रश्न बना दिया है और बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में इस बार आएंगे। यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आप एक प्रमेय पढ़े होंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का वर्ग जो होता है, संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग जो होता है उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ आपसे ये पूछ रहा है कि संगत भुजाएं जो हैं 3/5 के अनुपात में है, यानी संगत भुजाओं का अनुपात जो है किसके 3/5 के अनुपात में है। ठीक है, 3/5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो 3/5 का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 3 × 9 और 5 × 25, तो क्या आएगा 9:25, यानी 10वें का ऑप्शन ए आप सभी का एकदम करेक्ट हो जाएगा ये वाला। यानी समरूप त्रिभुज, देखिए नियम क्या है, प्रमेय क्या है कि किन्हीं 2 समरूप त्रिभुजों के, ठीक है, संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग जो होता है
संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग जो है उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सीधा सा आंसर मिल जाएगा। 11वां देखिए, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो वह त्रिभुज क्या होगा। देखिए पहला काम तो आप इसका चित्र बना करके भी देख सकते हैं, आपको एक समकोण त्रिभुज मिलेगा। अब मान लीजिए चित्र बनाने पर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पहले से ही पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरियन त्रिक पढ़े होंगे। तो 3, 4 और 5 ये एक पाइथागोरियन त्रिक बन रहा है। 3, 4 और 5 आप लोग जानते हैं कि 3 का वर्ग और 4 का वर्ग जो है वो 5 के वर्ग के बराबर है ना, इसलिए एक पाइथागोरियन त्रिक बन गया और इसी वजह से ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्योंकि दोस्तों पाइथागोरियन त्रिक जो है केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप आपको दिए गए हैं। ये सेम वही जो अभी मैं बताया हूँ 10वां सवाल, ये सेम उसी नियम पर ये सवाल भी है। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप आपको दिए गए हैं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, परिमाप के अनुपात का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो 10 का वर्ग करेंगे 100 आएगा, 15 का वर्ग करेंगे 225 आएगा। इसको आप काटना चाहें तो 4 से 25 बार में इसको काट सकते हैं और 9 से शायद 25 बार में ये कट जाएगा। तो 4/9 यानी 4:9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 12वें का कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल सवाल है दोस्तों, इसको देख के डरना नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम में शांति से करना है, आप आसानी से कर लेंगे। देखिए 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि tan थीटा बराबर 8/15, ठीक है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, जानते हैं आप, लंब बटे आधार, यानी कर्ण की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर होगा दोस्तों 8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 15 का स्क्वायर यानी 225 और दोनों का अंडर रूट। तो 5 4 9 और 6 2 8, 289 का अंडर रूट करेंगे तो 17, यानी कर्ण आपको मिल गया 17 सेंटीमीटर। अब कर्ण आपको मिल गया, अब कोसेक थीटा निकालना है। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, सॉरी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। तो कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण की वैल्यू क्या है 17 बटे लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू 8, तो 17/8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17/8 यहाँ पे देखें तो 13वें के ऑप्शन ए में है, यानी आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। ठीक है, 13वें प्रश्न का क्या होगा, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा घबराइए मत, पेपर आपका ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये मत सोचिए कि भारी भरकम पेपर आएगा, ऐसे ही पेपर आता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन क्या होता है बच्चे घबरा जाते हैं। देखिए 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने दिया गया है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले इस 2 को हम इधर भेज देते हैं, तो cos 3 थीटा बराबर क्या मिलेगा 1/2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप cos 3 थीटा को और इसको 1/2 को आप लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, लिख दिए 60 डिग्री। ठीक है, तो अब cos से cos आप काट सकते हैं और 3 थीटा बराबर आपको मिलेगा 60 डिग्री। ठीक है, 3 का इधर पक्षांतर करेंगे तो थीटा बराबर आपको क्या मिलेगा 60 डिग्री के बटे में 3 यानी आपको 20 डिग्री मिल जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 20 डिग्री। तो 14वें का कौन सा प्रश्न ऑप्शन सही है, 14वें का ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात आपको दिया गया है, 3/2 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। देखिए मान लिए कि पहले वृत्त की त्रिज्या जो है वो R1 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो है R2 है। ठीक है, तो दो वृत्तों की परिधियों में अनुपात दिया गया है, तो पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2πr1 और दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2πr2। दोनों वृत्तों की परिधियों का अनुपात किसके बराबर है 3/2 के, लिख दिए 3/2, है ना। अब कह रहा है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात देखिए 2 से 2 आपका कट गया, पाई से पाई कट गया, है ना। तो R1/R2 आपको मिल गया 3/2। अब देखिएगा यहाँ से पूछ रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप πr²। तो πr1 पहले वाले का इस आपका क्षेत्रफल हो जाएगा πr1 का स्क्वायर और दूसरे वाले का हो जाएगा πr2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि पाई से पाई सीधा सीधा कट रहा है और आ रहा है R1/R2 का स्क्वायर,
है ना। तो R1/R2 का स्क्वायर को आप लिख सकते हैं R1/R2 का पूरा होल स्क्वायर। तो 3/2 का होल हाफ स्क्वायर यानी 9/4 क्या आएगा 9:4 यानी ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो 15वें का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा 9:4। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि एक समान त्रिज्या r के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आपका एक अर्धगोला ये है, ठीक है, एक अर्धगोला ये है। देखिए चित्र मुझसे ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है। एक अर्धगोला ये हो गया और एक अर्धगोला मैं ऐसे बना देता हूँ क्योंकि दोनों को जोड़ा जा रहा है। तो ये दो अर्धगोले हो गए, ठीक है, दोनों को हमने जोड़ दिया है। तो अब पूछ रहा है इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये पूरा गोला बन गया है तो पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4πr²। तो 16वें का कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर आपका एकदम करेक्ट है। चलिए 17वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो माध्य भी है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है, मानक विचलन नहीं है यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। अब बोल रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। देखिए समांतर माध्य का फार्मूला सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए समांतर माध्य का फार्मूला होता है दोस्तों पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर माध्य। इसका मतलब हमें सभी पदों को जोड़ना पड़ेगा। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 सबको जोड़ दिए। और क्या करना पड़ेगा पदों की संख्या से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है भाई, जोड़िए सबको। देखिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 और 36 9 45 और 45/9। तो ये 5 बार में कट गया। तो समांतर माध्य आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा यानी ऑप्शन ए आपका 18 वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका 5 आएगा। ठीक है, 19वां प्रश्न देखिएगा, अगला आप सभी के सामने है। 19वां प्रश्न है यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका आपको दी गई है। माध्यिका कितनी दी गई है देखिएगा, माध्यिका आपको दी गई है 16 और माध्य आपको दिया गया है 15 और पूछ रहा है बहुलक कितना होगा। तो इसके लिए आपको माध्य माध्यिका और बहुलक का एक फार्मूला याद करना होगा जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए माध्य माध्यिका और बहुलक में एक संबंध होता है। देखिए माध्यिका का 3 गुना जो है वो बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य के। तो माध्यिका का 3 गुना यानी माध्यिका का 3 गुना जो है तो 3 गुणे माध्यिका की वैल्यू कितनी है 16 तो 16 लिख देंगे बराबर बहुलक तो निकालना है तो बहुलक को बहुलक लिख देंगे। ठीक है, प्लस 2 गुणे माध्य की वैल्यू कितनी है 15 तो 15 लिख देंगे। ठीक है, 16 या 48 बराबर बहुलक बहुलक प्लस 15 दूनी 30। अब इसको इधर भेज देंगे तो बहुलक बराबर आपको क्या मिलेगा बहुलक बराबर 48 - 30। ठीक है, तो बहुलक की वैल्यू आपको मिल जाएगी दोस्तों बहुलक बराबर 8 4 में 3 गए 1 18। कितना मिलेगा 18। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन बी। तो 19वें का कौन सा ऑप्शन सही है बी नंबर। ठीक है, ये वाला एकदम करेक्ट है। अब देखिएगा 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। इससे पहले मैं आपको माध्यिका निकालने का फार्मूला दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों माध्यिका निकालने के 2 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला तो वो होता है जब आंकड़ों की संख्या क्या हो सम हो। तो जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे और जब आंकड़ों की संख्या विषम होती है तो n/2वां पद का मान जो है वही हो जाता है माध्यिका। ठीक है, लेकिन हमारे आंकड़े क्या हैं सम हैं क्योंकि 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका पूछ रहा है। तो आंकड़े सम हैं तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसको कैसे यूज करना है देखिए n/2वां पद। n/2वां का मतलब ये है कितने पद हैं 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं ना तो 10/2वां पद ऐसे लिख दो। ठीक है, प्लस 10/2 + 1वां पद। ठीक है, ऐसे लिख दिए। बटे में क्या है 2 यानी दोनों का औसत हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 5वां पद। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 5 × 6 यानी 6वां पद। 5वां पद और 6वां पद दोनों को जोड़िए और फिर 2 से डिवाइड कीजिए। तो 5वां पद का मान है दोस्तों 5 लिख दो। 6वें पद का मान है 6 और बटे में लिख दो 2। तो 6 5 जुड़ के क्या हो गया 11 और 11/2
दोनों को डिवाइड करोगे तो 5.5 आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 5.5। यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ से दोस्तों 20 MCQ खत्म हुई। चलिए अब वर्णनात्मक प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम खंड बा यानी वर्णनात्मक प्रश्न पे आ चुके हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न को हम देखेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आप सभी के सामने पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न पढ़ने से पहले आपको ये निर्देश जरूर पढ़ना है कि आपको कितने प्रश्न करने हैं। यहाँ पे सभी खंड करने हैं। ठीक है, इसलिए कहीं कहीं पे 4-5 ही करने पड़ते हैं, तो एक बार ये निर्देश जरूर करें, पढ़ें। अब देखिए सभी खंड कीजिएगा और एक खंड करने पे आपको 2 अंक मिलेंगे। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, और यही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का आता है और यहाँ पर ये 2 अंक का आया है। लेकिन 2 अंक का आया तो है, लेकिन आपको कम लिखना है ऐसे प्रश्न में। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि चाहे 2 अंक का आए चाहे 5 अंक का, उनको एक पेज भरने से मतलब है। मैं कहता हूँ दोस्तों टाइम कम है। ठीक है, आपको इसी तरीके के प्रश्न में टाइम बचाना है। यहाँ पे आपको 2 अंक दिया जा रहा है, इसका मतलब आपको शार्ट में लिखना है। तो देखिए सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, मैंने लिख लिया है। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले मान लिया जाता है कि माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। चलिए मैं लिखता हूँ, माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। लिख दिया। ठीक है भाई, तो जब एक परिमेय संख्या हो जाएगी तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः 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 हम क्या लिख सकते हैं कि 5 + √3 = P/Q लिख लेंगे, जहाँ पे P और Q क्या होंगे, P और Q सहअभाज्य होंगे। अभी आपको मैं पहले पढ़ाया था सहअभाज्य क्या होता है। सहअभाज्य वो होते हैं जिसमें एक के अलावा गुणनखंड कोई नहीं होता है ना। तो P और Q क्या हो गए, दोनों सहअभाज्य हो गए। अब देखिएगा इस 5 को हम उधर भेज सकते हैं, तो √3 बराबर आपको क्या मिलेगा, P/Q - 5। ठीक है, अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि P, Q तथा 5 ये सब क्या हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, अतः क्या होगा, अतः P/Q - 5 भी एक पूर्णांक होगा कि नहीं होगा। निश्चित ही बात है भाई, पूर्णांक से पूर्णांक को घटाएंगे तो पूर्णांक ही मिलने वाला है, तो एक पूर्णांक होगा। परंतु यहाँ पर क्या मिल रहा है कि P/Q - 5 जो है वो अपरिमेय संख्या के बराबर है। ठीक है, परंतु इसको समीकरण 1 बना लो। ठीक है, समीकरण 1 के अनुसार P/Q - 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि भाई √3 एक अपरिमेय संख्या है और इधर वाला इसके बराबर है, इसका मतलब P/Q - 5 भी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, प्राप्त होती है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ऐसा हमारी गलत कल्पना के वजह से हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, क्योंकि भाई हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन P/Q - 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये एक पूर्णांक है। तो ऐसा हमें क्यों मिला है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि भाई देखिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या इसलिए होगी क्योंकि अभी तक हमने इसको परिमेय मान रखा था और इसी वजह से हमें ये समीकरण जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, यानी हमने गलत कल्पना कर लिया था। अतः 5 + √3 आपको क्या मिल गई, एक अपरिमेय संख्या मिल गई। ठीक है, ऐसे आपको सिद्ध करना है और यहाँ पे लिख देना है प्रूव्ड। क्या लिख देना है, प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आप सभी के सामने, यदि cos a = √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए।
देख सकते हो सवाल मैंने लिख रखा है, कॉस ए बराबर √3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए सबसे पहले सवाल को शुरू करने से पहले आपको हल हेडिंग डाल देना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिए, हल डाल दीजिए, उसके बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, अच्छे से ऐसे ही आपको लिखना है। दिया है कॉस ए बराबर √3/2, ये हमको दिया गया है, ठीक है। कॉस ए को कॉस ए लिख दो। अब कॉस ए में कॉस थीटा में √3/2 कब आता है, कॉस थीटा में √3/2 आता है 30 डिग्री पर। तो √3/2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए के इन दोनों की तुलना करने पर ए हमें किसके बराबर मिला, 30 डिग्री के। ए हमें किसके बराबर मिला, 30 डिग्री के। यहाँ पे लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर ये हो गया, ठीक है। अब हमको ए बराबर 30 डिग्री मिल गया, तो साइन 2a की वैल्यू निकालना है। तो साइन 2 गुणे ए की जगह पे क्या लिख देंगे, 30 डिग्री, तो क्या हुआ साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल था। अब देखिए 1 का ग नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या दिया गया है, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। बहुत ही सिंपल सवाल है, चलिए इसको हल करते हैं। 1 का ग यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बेलन के आयतन का 2 गुना, तो सबसे पहले लिखते हैं बेलन के आयतन, बेलन के आयतन का 2 गुना बराबर आयतन का 2 गुना बराबर क्या होगा। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है दोस्तों πr²h, यही होता है ना बेलन के आयतन का सूत्र। तो इसका 2 गुना कर देंगे यानी 2 का गुणा कर देंगे, 2πr²h हो गया, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कह रहा है उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो वक्र पृष्ठ लिखते हैं, वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या का गुणनफल, ठीक है। देखते हैं दोनों बराबर आते हैं कि नहीं, गुणनफल, ठीक है। गुणनफल क्या आएगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh गुणे त्रिज्या हो गई r, गुणा करो, देखिए 2πr का r से गुणा हुआ r²h। देखो ये दूसरा समीकरण, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से हमको क्या प्राप्त हुआ, हमको ये प्राप्त हुआ कि बेलन का आयतन का 2 गुना यानी 2πr² जो है वो वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है, यानी 2πr², दोनों बराबर हैं, देख सकते हो दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ लिख देना है कि हमको प्राप्त होता है कि बेलन के आयतन का 2 गुना जो है बेलन के वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। प्रूव्ड लिख देना है, इसको जरूर लिखना है इतना, ठीक है। या फिर इसको समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि समीकरण 1 = समीकरण 2, ठीक है। अतः सीधा लिख दीजिए, क्योंकि भाई 2 अंक का प्रश्न है, इतना डीप एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको ऊपर टक्की मारते हुए चलना है, ठीक है। देखिए अब देखिए 1 का घ नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पर आपको बोल रहा है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका हमें निकालना है, ठीक है। माध्यिका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने जितने आंकड़े दिए थे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, सबको यहाँ पर ऐसे ही आपको भी लिखना है वर्गांतर। उसके बाद जो बारंबारता दी गई है, बारंबारता हेडिंग डालेंगे और 2, 8, 30, 15, 5, ठीक है। पूरी बारंबारता के अंदर इसको लिख लेंगे। उसके बाद अब आगे का काम हमारा है, चलिए बताते हैं माध्यिका कैसे निकालेंगे। माध्यिका निकालने के लिए आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखिए 2 को 2 उतार देना है सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद 8 में 2 को जोड़ दो 10 आ गया, 30 में 10 को जोड़ दो 40 आ गया, 15 में 40 को जोड़ दो 55 आ गया, 55 में 5 को जोड़ दो 60 आ गया। सब की संचयी बारंबारता निकल आई, ठीक है। उसके बाद
आपको जितने भी बारंबारता मिले हैं, बारंबारता को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एफ से। और संचयी बारंबारता को सी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बारंबारता में अब हम सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ हो जाएगा, यानी सबका योग। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो सिग्मा एफ का मतलब कि सभी बारंबारताओं का जोड़। तो जब सभी को जोड़ेंगे तो हमको 60 मिलेगा, जो कि n के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? n के बराबर। अब देखिए, ये जो है हमारा माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग कैसे पहचानते हैं? इसके लिए आपको n जो मिले, n का मान जो मिले उसका आधा करो, यानी n/2 निकालो। तो n/2 किसके बराबर होगा? 60/2 के। तो जब काटेंगे इसको तो 30 आएगा। तो n/2 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 30 मिलेगी। अब n/2 यानी जो आपको n का मान मिले, बस कुछ नहीं करना, n का मान जो आपको मिले उसको आधा कर लो। 50 मिले तो 25 कर लो, 60 मिले तो 30 कर लो, 70 मिले तो 35 कर लो। तो 60 का आधा किया 30। अब आपको क्या करना है? संचयी बारंबारता की तरफ आना है और ये देखना है कि ऐसे कौन सा वर्ग है जिसकी संचयी बारंबारता 30 से अधिक है। 30 से ज़्यादा वाले को देखना है, कम वाले को बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो देखें तो इसका 2 है, इसका 10 है, इसका 40 है, यानी 30 से ज़्यादा है। तो जिसके संचयी बारंबारता आपका n/2 से ज़्यादा होगा ना, वही आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका माध्यक वर्ग हो गया। अब माध्यक वर्ग आपने निकाल लिया तो उसको ऐसे चारों तरफ से बंद कर दें। ठीक है, और माध्यक वर्ग निकालने के बाद अब आपका सवाल एकदम आसान हो चुका है। देखिए, अब आपको यल की जगह पे क्या लिखना है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी छोटी सीमा। तो यल की जगह पे क्या लिख देंगे? 20 लिख देंगे। ठीक है, n/2 की वैल्यू अभी अभी आप निकाले हैं, 30 आया है तो 30 लिख दो। माइनस सी एफ क्या होगा? सी एफ में आपको लिखना है संचय ये माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। देखिएगा, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो जैसे माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता 40 है तो इसके पहले वाले वर्ग का 10 आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 10 लिख देंगे और बटे में एफ की जगह पे माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है? 30। तो 30 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, गुणे के चिन्ह, यच माने वर्गांतर, यानी दोनों वर्गों के बीच कितना कितना का गैप है? तो 10 का गैप है, 10 से 20, 20 से 30, यानी 10 का गैप है। तो 10 का यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, 10 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब आगे देखते जाइए, इसको बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। 20 प्लस 30 में से 10 गए, 30 में से 10 गए, 20 बचा, 20/30 गुणे 10। ठीक है, इससे ये 0 काट लीजिए और देखिए बराबर में क्या मिलेगा? 20 प्लस 10 दूनी 20, 20/3। ठीक है, अब इसको जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो, नहीं पहले काट लो इसको। 3 छंगे 18, 20 में से 18 गए 2, 3 छंग 18। ठीक है, 3 छंग 18, 20 में से 18 गए 3 छंग 6.666 आएगा। ठीक है, आप लोग और डीप में कर सकते हो। तो 20 और 6 इसको जोड़ देंगे 26.666, ऐसे आपका हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? ये आपका माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको करना है। ये प्रश्न हो गया, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपके पेपर में दिया गया है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभक्त करता है। ठीक है, तो इस सवाल को हम यहाँ पे लगाएंगे। विभाजन सूत्र का सवाल है, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से लिया गया है, बहुत सरल सवाल है। आप लोग पढ़ेंगे तो आसानी से कर लेंगे। देखिए, आपको यहाँ पे 2 बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, और इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाला कोई रेखाखंड है और उस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र ये होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिख लेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया गया है ये देखेंगे। दिया है m1 बराबर अनुपात का पहला अक्षर यानी 2 और m2 बराबर अनुपात का दूसरा अक्षर यानी 3 लिख लिए। उसके बाद अब आपको x1 लिखना है। x1 बराबर, x1 में क्या दिया गया है? -1, तो -1 लिख लो। y1 बराबर, y1 में क्या दिया है? 7, तो 7 लिख लो। x2 बराबर आपको क्या दिया गया है? 4, तो 4 लिख लो। और y2 बराबर आपको क्या दिया गया है? -3, तो -3 लिख लो। ठीक है, ये आपको मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे? विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे और जो वैल्यूज दी गई हैं उनको सीधा रखते जाएंगे। पेपर की ज़रूरत अब हमें नहीं है, यहीं से अब हम कर लेंगे। ठीक है, m1 x2, तो m1 की जगह पे क्या रखेंगे? 2। ठीक है, 2 गुणे
x2 की जगह पे क्या रखेंगे 4, 4 लिख दो, प्लस m2 की जगह पे क्या रखेंगे 3 गुणे x1 की जगह पे क्या रखेंगे -1 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 + 3 कितना आएगा 5 आएगा। लिख दिए, कामा m1 की जगह पे क्या लिखेंगे 2 गुणे y2 की जगह पे क्या लिखेंगे -3 लिख दिए, प्लस m2 की जगह पे क्या लिखेंगे 3 गुणे y1 की जगह पे क्या लिखेंगे 7 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 + 3 5। ऐसे आपको कर देना है, ठीक है, कर दिए हैं। अब हमें निर्देशांक ज्ञात करना है उस बिंदु के। देखिए 4 दूनी 8 -3 बटे 5 कामा 2 तिहाई 6 -6 प्लस 7 21 बटे 5, ठीक है। 8 में से 3 गए कितना आया 5, 5 बटे 5 कामा 21 में से 6 गए 15 आएगा, 15 बटे 5। इसको आप काटेंगे तो 5 × 1 = 5 यानी 1 और 5 तिहाई 15। तो बिंदु के निर्देशांक आपको क्या मिल जाएंगे 1, 3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई खास सवाल थोड़ी था, बहुत सरल सवाल था, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर सवाल आप सभी के सामने है और बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। हाँ देखिए सवाल है के किस मान के लिए बिंदु k, -1, 2, 1 तथा 4, 5 एक ही रेखा पर होंगे। तो देखिए अगर ये बिंदु सब एक ही रेखा पर होंगे यानी एक सीधी रेखा होगी तो इसका मतलब इनके त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, इनके द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि भाई ये क्षेत्रफल बनाएंगे ही नहीं। जब बिंदु सीधी रेखा में हो जाएंगे तो कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब कोई त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे तो आपको क्षेत्रफल क्या मिलेगा 0 के इक्वल मिलेगा। तो देखिएगा सेम टू सेम सवाल मैंने लिख लिया है, ठीक है। के किस मान के लिए बिंदु k, -1, 2, 1 तथा 4, 5 एक ही रेखा पर होंगे। अब देखिए जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जो है इसके बराबर में आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलिए वैल्यूज रखते हैं इस फार्मूले में। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है निर्देशांक ज्यामिति से, तो 1/2 लिखेंगे, 1/2 अंदर x1 का मान क्या है यहाँ पे k है तो k लिख दो भाई, लिख दिए, ठीक है, लिख दिए ना। आप देखिए अंदर चलते हैं, y2 क्या है x1 y1 x2 y2, तो y2 की वैल्यू क्या है 1 तो 1 लिख दो, माइनस y3 की वैल्यू क्या है 5 तो 5 लिख दो, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू क्या है 2 तो 2 लिख दो, y3 की वैल्यू क्या है 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -1 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू क्या है 4 लिख दो, y1 की वैल्यू क्या है -1 माइनस y2 की वैल्यू क्या है 1 तो 1 लिख दो, बराबर में किसके आएगा 0 के। देखिए इसको 1/2 को उधर भेज दो, उस पक्ष में तो 0 में चला जाएगा, बचेगा केवल ये चीज़ें। तो k 5 में से 1 गए -4 आएगा, प्लस 5 1 6 और 6 दूनी 12 प्लस 4 -2, ठीक है, बराबर में 0 हो गया। तो -4 k प्लस 12 -8 = 0 हो गया। अब देखिए -4 k 12 में से 8 गए 4 = 0 हो जाएगा। तो इसको उधर भेज लो तो 4 बराबर 4 k मिल जाएगा आपको, और k की वैल्यू निकालना है तो 4 का पक्षांतर करेंगे तो 4/4 बराबर 1, तो k की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1, और यही आपका आंसर है। बहुत सरल सवाल था दोस्तों, है ना, बहुत सरल, अति सरल जिसको बोलते हैं। चलते हैं अब देखते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ, और यहाँ पे देखिएगा दिया गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को करना है। देखिए कितने दिए गए हैं 1 2 3 4 5 और 6 सवाल दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन करना कितने हैं, केवल आपको 5 ही करने हैं। पहला देखिए दिया गया है ग्राफ विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x - y = 2 एवं 9x - 3y = 6 के अनेक हल होंगे। तो इसे ग्राफ में करना है। अभी हमारे पास ग्राफ नहीं है इसलिए इस प्रश्न को इस वीडियो में हम नहीं करेंगे। आप लोग कहेंगे तो मैं ग्राफ खरीद के उस पर अलग से आपको समझा दूंगा, ठीक है। 4 अंक का ये सवाल है। देखिएगा दूसरा प्रश्न है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, और यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, संख्या ज्ञात करना है। बहुत सरल सवाल और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए इसको हम करते हैं आप सभी के सामने, ठीक है। देखिए ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, ये 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से आएगा।
तो यहाँ पे 2 अंकों से बनी संख्या है, यानी इकाई का अंक होगा, दहाई का अंक होगा, तो दूसरे का खा। तो आपको लिखना है माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर क्या है, y हो गया। ठीक है, जब इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तब संख्या क्या होगी, तब संख्या बराबर, भाई दहाई के अंक में 10 का गुणा होगा, यानी 10y, और इकाई का अंक जोड़ दिया जाएगा, ये संख्या हो जाएगी 10y + x। ठीक है, अब बोल रहा है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग, यानी इकाई के अंक और दहाई के अंक, यानी x + y दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये लीजिए भैया 9, पहला समीकरण बना दिए। ठीक है, अब आगे बोल रहा है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, उलट दिए जाने का मतलब ये है कि y को इकाई मान लिया जाए। उलटने पर क्या होगा, उलटने पर ये होगा कि y जो अभी दहाई है वो इकाई बन जाएगा और x जो अभी इकाई है वो दहाई बन जाएगा। तो संख्या जो है क्या हो जाएगी, 10x + y हो जाएगी, यानी भाई इसको दहाई बना दो और y को इकाई बना दो तो ये संख्या हो जाएगी। ठीक है, उलटने पर ये संख्या का मान हो गया। अब बोल रहा है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या जो है मूल संख्या से कितनी अधिक है, 27 अधिक है। ठीक है, यानी 10x + y जो है ये नई बनने वाली संख्या है, ये मूल संख्या यानी 10y + x से कितना अधिक है, 27 अधिक है। तो लिख दिए 27। अब देखिएगा बहुत सरल है, इसको क्या करेंगे, इधर भेज लेंगे ये चर वाली राशियाँ जितनी हैं, तो 10x + y - 10y - x = 27। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 10x में से x घटेगा तो क्या बचेगा, 9x, और 10y में से y घटेगा तो -9y बराबर में 27 आ गया। तीनों जगह से 9 कॉमन निकाल लो तो x - y बराबर 3 आपको मिल जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। पहला है x + y बराबर 9 और दूसरा है x - y बराबर 3। ठीक है, विलोपन विधि से दोनों को जोड़ देते हैं तो ये तो कट गया और ये हो गया 2x बराबर 9 3 12। तो x बराबर आपको कितना मिला, 6। अब x की वैल्यू आपको मिल गई है, y की वैल्यू निकालना है चाहे जिस समीकरण में रख दो, इसमें लाइए रख देते हैं। तो x - y बराबर 3 है। ठीक है, तो x - 3 बराबर y हो जाएगा, y को उधर भेज दो, 3 को इधर ले लो, तो x - 3 बराबर y। x की जगह क्या लिखो, 6। 6 - 3 बराबर क्या होगा, y। 6 में से 3 गए 3, तो y बराबर आपको कितना मिलेगा, 3। तो यानी कि दहाई का अंक आपका 3 है और इकाई का अंक 6 है। और क्या बोल रहा है आगे, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या होती है, देखिए मैं बता रहा हूँ संख्या कैसे निकालते हैं। संख्या जो है 10y + x है ना, संख्या क्या है, 10y + x। देखिए 10 गुणे y की जगह पे 3 रख दीजिए प्लस x की जगह पे 6 रख दीजिए, 10 तिहाई 30 + 6 तो कितना आ जाएगा, 36। और यही आपकी संख्या है, आपका आंसर क्या आया, 36, यही आपकी संख्या है। अगला देखिएगा, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक समरूप त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं आपको दी गई हैं 3/4। और ये इस वीडियो में हम रचना वगैरह नहीं करने वाले हैं। ठीक है, रचना अगर करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। रचना आपको सीखना है तो सीख सकते हैं। बाकी एक का घा वाला सवाल चलिए लगाते हैं। वैसे भी रचनाएं चैप्टर आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, इसलिए रचना पढ़ने के चक्कर में आप ना पढ़ें तभी ठीक है। ठीक है, देखिए इसीलिए इसने बोला है कि इन्हीं 5 खंडों को कीजिए, यानी एक प्रश्न ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा आप सभी के सामने अगला प्रश्न है, चित्र में यदि BD लंब है AC पर, BD जो है वो लंब है AC पर, BD जो है वो लंब है AC पर, CE जो है लंब AB पर, CE जो है वो AB पर लंब है। ठीक है, तो लंब की क्या विशेषता होती है कि लंब जहाँ पे जाता है वहाँ पे कोण 90 डिग्री का बना देता है। ठीक है, यानी ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री हैं। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज AEC जो है, ये वाला त्रिभुज जो है वो ADB के क्या है, समरूप है। बहुत सरल है, कोई खास सवाल नहीं है, दिखने से डरना नहीं है, त्रिभुज चैप्टर से बहुत अच्छे सवाल आते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि BD लंब है AC पर,
BD लंब है किसके ऊपर, BD लंब है AC पर। अतः अतः कोण ADB बराबर 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कोण ADB बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। AE जो है CE जो है वो लंब है किसके ऊपर, AB के ऊपर, AB के ऊपर। अतः कोण CEB बराबर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, CEB बराबर 90 डिग्री होगा। और अब आगे देखिएगा, यहाँ पे ADB हो गया और AEC हो गया, और प्लस ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण भी, और कोण AEC बराबर भी 90 डिग्री होगा। यानी ये कोण 90 तो ये वाला भी 90 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब त्रिभुज किसको किसको समरूप सिद्ध करना है, AEC यानी इसको, ठीक है, ये वाले त्रिभुज को AEC, और त्रिभुज ADB में, इसमें आपको एक चीज़ ये कॉमन मिलती है कि कोण E जो है, कोण AEC जो है वो बराबर है किसके, ADB के, कोण ADB के, क्योंकि भाई दोनों ही 90 डिग्री हैं, है ना, दोनों ही 90 डिग्री। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ और मिल रहा है आपको, ये वाला कोण कॉमन है दोनों में। कैसे कॉमन है, देखिए, इस त्रिभुज को अगर बनाते हैं तब भी इसमें ये कोण आता है। ठीक है, आता है कि नहीं आता, आता है। और जब इस त्रिभुज को बनाते हैं तो इसमें भी ये कोण आता है, इन दोनों में ये कॉमन है। और साथ ही कोण CAE कोण जो है, स्याही चुक गई है पेन की दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। CAE जो है वो बराबर है किसके, कोण ADB के, सॉरी CAE कोण जो है वो किसके बराबर है, BAD के। ये क्यों, ऐसा क्यों भाई, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ। अब देखिए, अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए, अतः त्रिभुज AEC समरूप है त्रिभुज ADB के। क्यों भाई, AA समरूपता कसौटी, AA समरूपता कसौटी क्या कहती है, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण समान हो जाएं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक समान हो जाता है और वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। AA समरूपता कसौटी से क्या हो गया, समरूप सिद्ध हो गया। बस इतना आपको लिखना है, आंसर हाजिर है आप सभी के सामने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और आगे के प्रश्नों को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो आंकड़े आपको दिए गए हैं, वर्ग अंतराल आपको अलग टेबल बना लेना है और उसके बाद बारंबारता का अलग आप कॉलम बना लेंगे। उसके बाद ये वैल्यूज दी गई हैं, इनको मैंने लिख लिया है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, वैल्यूज दी हुई हैं और बारंबारता भी मैंने लिख लिया है। अब समांतर माध्य निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए, जो वैल्यूज आपको दी जाए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, वर्ग अंतराल लिख लिए। अब बारंबारता 5, 12, 25, 10, 8 सबकी अलग अलग दी गई हैं। तो अब बारंबारताओं का योग कर लेंगे, यानी सिग्मा F निकाल लेंगे। तो इस सब को जोड़ेंगे। ठीक है, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30, 5, 35, 35, 5, 40, 20, 60, तो क्या आएगा, 60 आएगा। फिर से जोड़ लेते हैं, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30, 5, 35, 35, 5, 40, 20, 60। ठीक है, सिग्मा F आपको 60 मिल गया है। और मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं दोस्तों, दोनों सीमाओं को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। 20 और 10 को जोड़ेंगे, 30 आएगा, 2 से भाग देंगे, 15 आएगा। अब सब में 10 10 जोड़ते जाइए, 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45। ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिक अगला निकलता जाएगा अगर वर्ग अंतराल सब में समान है तो। ठीक है, अब Fx निकालेंगे, यानी F और x का गुणा करेंगे। 5 और 5 का गुणा करेंगे, 25 आएगा। 12 का 15 में गुणा करते हैं, 12 पंचे 60 की 0 हासिल आए 6, 12 1 कम 12, 6 18, 180। 25 पैसे में 625 आ जाएगा। ठीक है, 35 दाहम 350 आ जाएगा। ठीक है, और 8 45 की 0 हासिल आए 4, 8 से 32 4
36, 360 आया। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स मतलब इन सब को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 5 5 10 की 0 हासिल आए 1 2 1 3 8 3 11 11 2 13 13 5 18 6 24 की 4 हासिल आए 2 3 2 5 3 8 6 14 14 1 15 15 2 17 कितना आया 1750। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं 5 5 10 की 0 हासिल आए 1 2 1 3 8 3 11 11 6 17 17 5 सॉरी एक बार फिर से देखिए 5 5 10 की 0 हासिल आए 1 2 1 3 3 8 11 11 2 13 13 5 18 18 6 24 की 4 हासिल आए 2 3 2 5 5 3 8 8 6 14 14 1 15 14 1 15 कितना आ रहा है 1540। ऐसे ही आपको जोड़ लेना है 2 बार, गलतियां हो जाती हैं। और समांतर माध्य बराबर क्या होता है, माध्य एक्स बार किसके बराबर होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ के। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 1540 बटे सिग्मा एफ की वैल्यू है 60। इससे ये 0 काट दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। और आगे आप डीप में जाना चाहते हैं तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन फालतू टाइम वेस्टिंग नहीं करना है, आंसर आपको ऐसे ही लिख के छोड़ देना है। अब देखिएगा बहुलक निकालना है दूसरे कक्षा नंबर में, आंकड़ों के बहुलक की गणना करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कैसे करना है। जब ऐसा सवाल आ जाए तो सबसे पहले आपको टेबल एक बार बना लेना है। देखिए वर्गांतर दिया गया है और बारंबारता दी गई है। इसमें कुछ आपको अलग से टेबल नहीं बनाना है, जो दी गई है 1 से 3 तक बारंबारता 7 है, 3 से 5 तक बारंबारता 8 है, 5 से 7 तक बारंबारता 2 है, 7 से 9 तक बारंबारता 2 है और 9 से 11 तक बारंबारता 1 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बहुलक वर्ग की पहचान करना है। बहुलक वर्ग कौन होता है, बहुलक वर्ग वो होगा जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो बहुलक वर्ग कौन है, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, इसकी, क्योंकि भाई बारंबारता 8 है इसकी, बाकी सबका कम है। तो बहुलक वर्ग आपका क्या हो गया, 3 से 5 हो गया, ये बहुलक वर्ग हो गया। बहुत ही सिंपल है, आगे देखते जाइए क्या क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुलक वर्ग मिल गया, इसके बाद आपको बहुलक का फार्मूला लिख लेना है। तो बहुलक का फार्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H। अब देखिए यल क्या होती है, यल जो होती है वो निम्न सीमा होती है, यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है 3, तो 3 लिख दो भाई। प्लस F1 क्या होता है, F1 जो होता है दोस्तों बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है 8, तो F1 की जगह पे 8 लिख दो। माइनस F0 क्या होती है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये है तो इससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता 7, तो इसकी जगह पे 7 लिख दो बटे 2 गुणे F1 की जगह पे आप जानते हैं क्या लिखना है, 8 लिखना है, तो 8 लिख दीजिए, 2 गुणे 8 लिखेंगे। माइनस F0 भी आप जानते हैं 7 है, तो 7 लिख दीजिए। माइनस F2 क्या है, F2 जो है बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता है। तो ये है बाद आने वाला, इसकी बारंबारता क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। गुणे H क्या है, दोनों में गैप, 1 और 3 के बीच कितना गैप है 2 का, 3 और 5 के बीच कितना है 2 का, सभी के बीच गैप कितना है 2 का, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, आपको बहुलक की प्राप्ति हो जाएगी। तो 3 प्लस 8 में से 7 जाएंगे, 1 8 दूनी 16 माइनस 7 और 2 जुड़ के 9 हो जाएंगे, गुणे में 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस 1 अपान 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए, कितना आएगा दोस्तों 7 आएगा, 7 गुणे 2। ठीक है, तो 3 प्लस 2 बटे 7, इसको जब पूरा हल कर लेंगे आप तो 3.286 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ये आपका बहुलक है। यहाँ से ये सवाल भी हमने अच्छे से हल कर लिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्नों पे। भाई वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अब देखिए यहाँ पे रैखिक समीकरण युग में दिए गए हैं, इसको जो समीकरण दिए गए हैं रैखिक समीकरण में बदल के हल करना है, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखिएगा, इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं, बाकी बहुत बड़े जाएंगे इसलिए इनको हम सेपरेट वीडियो में हल करेंगे, इस वीडियो में इसको हल नहीं करेंगे। अथवा में आप इसको कर सकते हैं, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं आपको ज्ञात करना है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, देखिए 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अनुमान कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री हैं,
तो उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात करना है। अथवा एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। बेहद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के पेपर में आए हुए हैं। ये 100% आपके पेपर में फिर से आएंगे। देखिए 3 मीटर व्यास के एक कुएं को 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। ठीक है, और इस बांध की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। अथवा एक खोखला गोला जिसका आंतरिक एवं बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक शंकु जिनके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर बनाया जाता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा वक्र पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। ये कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे दोस्तों, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।